हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, कौन से अकाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं, कौन से क्रेडिट साइड में आते हैं, कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में सीख ली थी। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, इसमें किस किस टाइप के अकाउंट होते हैं और कौन से अकाउंट को कौन से ग्रुप में लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे बैलेंस शीट में। दोस्तों, चलिए बिना वेट के स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट को, जहां पर सबसे पहले बात आती है कि बैलेंस शीट क्यों इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे एसेट और लायबिलिटी की समरी बताती है। ये बताती है कि हमारा जो बिजनेस है उसके पास कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटी है, और हमने इस बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, ये भी ये बैलेंस शीट बताती है। कैसे बताएगी? जो कैपिटल अकाउंट होगा बैलेंस शीट में वो बताएगा कि हमने कितना पैसा लगाया है। बाकी सारी लायबिलिटीज ये बताएंगे कि इस बिजनेस की इतनी लायबिलिटीज है, और एसेट टाइप का जो टोटल है वो बताएगा कि हमारे कितनी टोटल एसेट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी मैं बात करूँ कि बैलेंस शीट कब बनता है। बैलेंस शीट बनता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, और बैलेंस शीट किसी साल का नहीं रहता, दिन का रहता है, एज ऑन रहता है। जैसे कि हम प्रॉफिट लॉस बनाते थे तो वहां लिखते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, क्योंकि ये बैलेंस शीट हर दिन चेंज होती है, ये हर दिन के हिसाब से बनती है। तो यहाँ पर एज ऑन 31 मार्च रहेगा, तो ये एक दिन की बैलेंस शीट रहती है हमेशा। ठीक है, और ये बनता कब है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर जो भी ये बैलेंस शीट का बैलेंस रहता है वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर में। कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। एक साइड रहता है लायबिलिटीज, एक साइड रहता है एसेट। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ डैश एस एट मार्च 31 2017, यानी कि ये एस एट या फिर बोल सकते हो एस ऑन, तो ये उस पर्टिकुलर डेट की बैलेंस शीट हो गई। अभी एसेट साइड में क्या क्या चीजें आती है? फर्नीचर, जो कि हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है। कैश, जो कि हमारे लिए लिक्विड एसेट है या फिर आप बोल सकते हो करंट एसेट है। बैंक लिक्विड और करंट एसेट है। गुडविल ये हमारे लिए इनटेंजिबल एसेट है, जो कि फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में हम उसको डाल सकते हैं। सन्डी डेटर्स जो है वो करंट एसेट्स में आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स में आती है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारा करंट एसेट में आता है। अब आपको ये डाउट होगा कि फिक्स्ड एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है। कोई बात नहीं, आगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। आते हैं यहाँ पर लायबिलिटी साइड में, तो यहाँ पर आता है कैपिटल, जितना पैसा हमने डाला, प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर 90% स्टूडेंट अपने लाइफ में एक मिस्टेक करते हैं कि वो प्लस प्रॉफिट करना भूल जाते हैं। तो प्लस प्रॉफिट क्यों करना है? क्योंकि आप जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे वहां पर लिखते थे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो वही जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखते थे ना, वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म लोन, जो कि हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लोन, जो कि करंट लायबिलिटी है। सिंडिकेटर करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अब देखो ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। अभी ट्रायल बैलेंस में एसेट, एक्सपेंस, इनकम और लायबिलिटी चारों के बैलेंस आते हैं, है ना। एसेट अकाउंट होता है, एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, इनकम अकाउंट होता है और लायबिलिटी अकाउंट होता है, और चारों के बैलेंसेस आते हैं। लेकिन दोस्तों बैलेंस शीट में खाली वही बैलेंस जाते हैं जो कि या तो आपकी एसेट हो या तो लायबिलिटी हो। तो यहाँ पर देखिए कैश, कैपिटल, बैंक, ये तीनों जाएगा। सेल्स और वेजेस नहीं जाएगा, क्योंकि सेल्स और वेजेस जो है वो एक्सपेंस हो गया। क्रेडिटर्स जाएगा, सैलरी नहीं जाएगा क्योंकि सैलरी एक्सपेंस हो गया। 10% लॉन्ग टर्म लोन जाएगा। फर्नीचर जाएगा क्योंकि ये लोन लायबिलिटी है और फर्नीचर एसेट है। कमीशन रिसीव्ड इनकम में इसलिए नहीं जाएगा। रेंट ऑफ बिल्डिंग ये एक्सपेंस है इसलिए नहीं जाएगा। डेटर्स, डेटर्स जाएगा क्योंकि डेटर्स एसेट है। बैड डेब्ट्स एक्सपेंस है। परचेस एक्सपेंस है। तो यहाँ पर जो ब्लैक में किया गया है खाली वही चीजें जाएंगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, हमेशा बैलेंस शीट का टोटल सेम रहता है। हमेशा बैलेंस शीट का टोटल सेम रहता है। जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे और अगर आपके बैलेंस शीट का टोटल सेम आ गया तो आपको खुश होना है।
ये भी मैं बता देता हूँ कब खुश होना है कब दुखी होना है। जब आपके बैलेंस शीट का टोटल मैच होता है तो आपको खुश हो जाना कि भाई साहब सही बन गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका टोटल मैच नहीं होता और ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच था क्वेश्चन में, तो आपने कुछ गड़बड़ी की है। अभी एक बार हुआ क्या कि मैं एग्जाम देने गया था बीकॉम की, वहां पर ट्रायल बैलेंस जो क्वेश्चन में आया था उसी का टोटल मैच नहीं था। तो अगर जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस आया है उसका टोटल मैच नहीं है तो आपके बैलेंस शीट का टोटल कभी मैच नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, हमेशा ज्यादातर केस में टोटल मैच होता है। किसी केस में कोई क्वेश्चन गलत हो गया जिसका ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं था क्वेश्चन में, ऐसा नसीब वालों के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता है। ठीक है, तो उस केस में बैलेंस शीट टोटल नहीं होगा। फिर सबसे पहला, करंट एसेट क्या होता है? ऐसा एसेट जिसको हम बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं करंट एसेट। बहुत ही जल्दी से मेरा मतलब है विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अगर हम किसी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो हमारे लिए होता है करंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल, कैश इन हैंड और बैंक, ये तो करंट ही हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी कैश है। बिल्स रिसीवेबल जो कि 3 महीना 4 महीना 6 महीने का रहता है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि हम खरीदते हैं और बेचते हैं। सेमी फिनिश्ड गुड्स जो कि तुरंत फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और फिनिश गुड्स, सन्ड्री डेटर्स जिससे हमें पैसा लेना है तो हम किसी को भी एक साल की उधारी कभी नहीं देते, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना देंगे और उससे ज्यादा नहीं देते ज्यादातर केस में। कोई देता होगा तो उसकी बात अलग है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुछ समय के लिए हमने पैसा डाला तो ये भी हमारे लिए करंट लायबिलिटी हुई क्योंकि हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं एक साल के अंदर। प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि आपने इंश्योरेंस एक साल के लिए पे किया है लेकिन इस साल खाली 3 ही महीने आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ईयर एंड होता है 31 मार्च को, आपने जनवरी में इंश्योरेंस लिया तो आपका इंश्योरेंस तो दिसंबर तक चलेगा ना। एक साल का इंश्योरेंस है तो जनवरी से दिसंबर तक चलेगा, लेकिन आपका बुक्स मार्च में क्लोज हो रहा है तो आपने 3 महीने का इंश्योरेंस यूज किया, बाकी के 9 महीने का इंश्योरेंस अभी भी आपके पास बचा हुआ है तो आप उसको एसेट दिखाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पैसा दे दिया लेकिन आपने सर्विस ली नहीं है, तो ये सर्विस आपको सामने वाली कंपनी देगी तो आपके लिए ये सर्विस लेना बचा है, ये आपके लिए एसेट है। सिमिलरली, अगर आपने कोई खर्चा पे नहीं किया है जो कि अगले साल पे होने वाला है तो वो आता है लायबिलिटी साइड में, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है दोस्तों, तो ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। आउटस्टैंडिंग यानी कि बचा हुआ, प्रीपेड यानी कि पहले से पे कर दिए, पहले से पे कर दिया तो एसेट मान लो, बचा हुआ है तो लायबिलिटी मान लो, सिंपल है। फिर आता है करंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जिसको हम एक साल के अंदर पे कर सकते हैं। बैंक ओडी, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को हम एक साल के अंदर पे कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। फिर आता है फिक्स्ड एसेट, ऐसी एसेट जो हमारे बिजनेस में इनकम जनरेट करने में हमें हेल्प करती है और जिसको हम जल्दी बेचते नहीं हैं। जब तक वो खराब नहीं हो जाती है, जब तक वो आउटडेट नहीं हो जाती, तब तक हम उसको नहीं बेचते हैं। ऐसे एसेट्स को बोलते हैं फिक्स्ड एसेट, जिसका पर्पस होता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए रहे और कुछ हमारी हेल्प करे। फिर इंटेंजिबल एसेट, यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते। अब ऐसी कौन सी एसेट है जिसको हम नहीं छू सकते? हमारा गुडविल, यानी कि हमारी मार्केट में इज्जत। अब आप बोलोगे गुडविल की भी एंट्री पास होती है, इज्जत की भी एंट्री पास होती है? होती है, ये आपको पता चलेगा पार्टनरशिप वाले अकाउंट में। जब हम पार्टनरशिप में जाएंगे वहां पर गुडविल का बहुत महत्व होता है। जब तक आप प्रोप्राइटरशिप में हो तब तक कोई टेंशन नहीं है, जब आप पार्टनरशिप में आ गए तो गुडविल की बात ऑटोमेटिकली आ जाती है, आपके नाम की बात आ जाती है। ठीक है, गुडविल, पेटेंट्स, पेटेंट्स यानी कि जो भी आपने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसको रजिस्टर करा लिया कि अब ये टेक्नोलॉजी कोई और मेरी कॉपी ना कर ले। ट्रेडमार्क, यानी कि मैंने कोई डिजाइन बनाई और उस डिजाइन को अपना लोगो बना लिया, ट्रेडमार्क। तो ये सब इंटेंजिबल एसेट है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है तो आप उसको शेयर मार्केट में डालते हो, बैंक एफडी में डालते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालते हो या कहीं भी डालते हो, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाता है, मार्केट प्राइस पे नहीं दिखाया जाता।
ठीक है, जितने का इन्वेस्टमेंट खरीदा उतने का ही बैलेंस शीट में दिखेगा। हाँ, अगर अगर बैलेंस शीट बनाने वाले दिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम है तो आप फुट नोट में दिखा दीजिए, फुट नोट यानी कि बैलेंस शीट के नीचे पॉइंट नंबर 1 ऐसा लिख दीजिए कि मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी कम हो गई है, लेकिन आपको बैलेंस शीट में कोई भी चेंज नहीं करना है। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी कि जिसको आप 1 साल तक तो पे नहीं करोगे लेकिन 1 साल के आगे कभी भी आप पे कर सकते हो। तो ऐसी लायबिलिटी कौन सी होती है? अगर आपने बैंक से कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया हो तो, या फिर अगर आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो। इसके बाद आता है कैपिटल, यानी कि जो भी पैसा आपने बैंक में नहीं, जो भी पैसा आपने बिजनेस में लगाया उसको बोलते हैं कैपिटल। फिर आता है ड्राइंग्स, जो भी पैसा आपने बिजनेस से निकाल लिया उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, या फिर जो भी पैसा आपने बिजनेस से जो भी परचेस किया आपने और उस बिजनेस से उस स्टॉक को पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया तो भी वो आ जाता है ड्राइंग्स में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पर देखो, बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी को अरेंज किया जाता है आइदर लिक्विडिटी के हिसाब से और परमानेंस के हिसाब से। परमानेंस यानी कि क्या होता है कि जो एसेट ज़्यादा समय तक रहेगी उसको हम ऊपर रखेंगे, जो एसेट कम समय तक रहेगी उसको हम नीचे रखेंगे, ये होता है परमानेंसी। एक होता है लिक्विडिटी, यानी कि जो एसेट ज़्यादा लिक्विड है, ज़्यादा कैश में जल्दी कन्वर्ट हो सकती है, उसको हम रखते हैं टॉप में। इस प्रोसेस को बोलते हैं मार्शलिंग। ठीक है, आइए आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें कि यहाँ पर बैलेंस शीट बनी है अंकित की इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस का मतलब जो हमारे पास बहुत सालों तक रहेगा वो आएगा टॉप में। क्या हमारे पास फर्नीचर बहुत सालों तक रहेगा? जी हाँ। डेटर रहेगा, फर्नीचर जितना नहीं रहेगा तो फर्नीचर के नीचे। और बैंक और कैश तो कैश ही है, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्या हमारा कैपिटल बहुत साल तक रहेगा? जी हाँ। क्या हमारा लॉन्ग टर्म लोन बहुत साल के लिए रहेगा? रहेगा, लेकिन कैपिटल जितना नहीं रहेगा, तो कैपिटल के नीचे आ गया। फिर आ गया क्रेडिटर्स आखिरी में। अगर मैं यहाँ पर इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी करूँ, यानी कि मैं जिसको कैश में जल्दी कन्वर्ट कर पाऊंगा उसको टॉप पे रखूंगा, तो ये पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। कैश और बैंक ऊपर आ जाएंगे, फिर डेटर और फिर फर्नीचर। आइए देखते हैं, कैश और बैंक ऊपर आ गए, फिर डेटर, फिर फर्नीचर। क्रेडिटर्स ऊपर आ गए, फिर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल। ज्यादातर केस में परमानेंसी वाला कॉन्सेप्ट लगता है, परमानेंसी। क्योंकि देखो, छेड़छाड़ करेंगे तो ऊपर वाले आइटम में क्यों छेड़छाड़ करेंगे भाई, नीचे वाले आइटम में छेड़छाड़ करेंगे तो फिर फर्नीचर में छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है, तो उसको ऊपर ही रख दो ना भाई, सिंपल है। परमानेंसी और लिक्विडिटी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस अंकित की बैलेंस शीट कैसी दिखेगी। अब यहाँ पर जो भी एसेट थे उसको डिवाइड कर दिया नॉन करेंट और करेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी यानी कि नॉन करेंट एसेट यानी कि लंबे समय तक रहेगी, फर्नीचर। करेंट एसेट यानी कि 1 साल से कम में हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेटर को कर सकते हैं, बैंक को कर सकते हैं और कैश को कर सकते हैं। तो ये तीनों आ गया करंट एसेट, और फर्नीचर आ गया नॉन करंट एसेट। सिमिलर देखेंगे लायबिलिटी में, तो नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन नॉन करेंट, क्योंकि वो 1 साल के अंदर तो पे नहीं होगा, लेकिन क्रेडिटर्स जो आता है वो आता है करेंट लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि वो 1 साल के अंदर पे हो सकता है। और जो कैपिटल है वो लायबिलिटी नहीं होता, वो ओनर का फंड होता है, यानी कि वो मेरा पैसा है, मैंने बिजनेस में लगाया था, तो उसको लायबिलिटी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ओनर्स फंड या ओनर्स कैपिटल। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई हो। इसके बाद यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिया है जहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो आइए इसको हम देखेंगे यहाँ पर कैसे बनाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे। अब देखो, इसमें ये हमको क्या दिया है, अकाउंट का टाइटल दिया है और अमाउंट दिया है, फिर अकाउंट का टाइटल दिया है और अमाउंट दिया है। ठीक है, हमें ये नहीं बताया गया है कि इसमें से कौन सा एसेट है कौन सा लायबिलिटी है, कुछ नहीं बताया गया है, कौन सा इनकम कौन सा एक्सपेंस, कुछ नहीं बताया गया। तो ये अब हमको डिराइव करना पड़ेगा। तो डिराइव कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट।
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। और उसमें भी सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम देखेंगे क्या इसमें लिखे हुए अकाउंट में कोई अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। अगर आता है तो उसको हम वहां पर लिख देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरियज ऑन गुड्स परचेज, दो टाइप के कैरेज होते हैं, एक होता है परचेज पे, एक होता है सेल पे। अगर परचेज पे है तो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, सेल पे है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में जाएगा। तो ये 8,000 आ जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर कैरियज ऑन गुड्स सोल्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, आप बताइए कहां पर आएगा। क्या ये डायरेक्ट लगता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। क्यों डायरेक्ट है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के बिना तो गुड्स ही नहीं बनेगा ना भाई। एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी, हाँ। फैक्ट्री का लाइट डायरेक्ट एक्सपेंस, डेटर क्रेडिटर, डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम इनडायरेक्ट, फायर इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, पेटेंट एसेट इनकम टैक्स इनडायरेक्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, कैश इन हैंड एसेट। और कुछ दिख रहा है आपको? क्लोजिंग स्टॉक जो कि आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेस लेस रिटर्न्स ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर सेल्स लेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में। आइए देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीज आ रही है। कमीशन ऑन परचेज जो है वो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। सबसे पहले सेल्स लेस रिटर्न 5,20,000, 5,20,000। फिर यहां पर कोई भी ओपनिंग स्टॉक दिया गया है क्या? नहीं दिया गया, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्या यहां पर क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 76,000, तो यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ गया भाई क्लोजिंग स्टॉक? $76,000 का स्टॉक कहाँ गया भाई? देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूं। क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है और बैलेंस शीट में भी आता है। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको एज ए अकाउंट दिया गया है तो वो खाली बैलेंस शीट में आएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक नीचे फुट नोट में लिखा हुआ है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक इतना है, तो उसका दो इफेक्ट आता है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट में। तो यहां पर फुट नोट में नहीं लिखा गया, अकाउंट के फॉर्म में लिखा गया, तो इसीलिए स्टॉक जो है 76,000 का वो सीधा सीधा बैलेंस शीट में आएगा। ठीक। कैरिज ऑन गुड्स 8,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 42,000, फैक्ट्री लाइटिंग 4,400, डॉक एंड क्लियरिंग 5,200, 4,400, 5,200, कैरिज ऑन गुड्स 8,000, ये तो आ गया। और क्या बच गया हमारा? 1,60,000 का परचेज और कमीशन ऑन परचेज 2,000। ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझ आ रहा है कि कमीशन ऑन परचेज हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और उसके बाद जो भी क्लोजिंग स्टॉक रहता है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, लेकिन अगर वो फुटनोट में दिया है तो ही ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। फुटनोट में, अगर वो अकाउंट के फॉर्म में दिया है तो नहीं आएगा। ये बात आप नोट कर लीजिए कहीं भी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक फुटनोट में दिया है तो ही आएगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट के फॉर्म में दिया है तो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। सही है। आप निकालते हो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट 298,400 और 298,400 को यहाँ लेके आते हो। ठीक। फिर कैरिज ऑन गुड्स सोल्ड 3,500 आ जाएगा आपका यहाँ पर। 7,000 का एडवर्टाइजमेंट, 6,000 का एक्साइज ड्यूटी, 7,000 का एडवर्टाइजमेंट, 6,000 का एक्साइज ड्यूटी। डेटर क्रेडिटर तो नहीं आएगा। पोस्टेज टेलीग्राम 800, फायर इंश्योरेंस 3,600, इनकम टैक्स 24,000, 8,000, 3,600,
इनकम टैक्स 24,000 जो है दोस्तों, उसको यहाँ पर नहीं लिया गया है। अभी इसके पीछे का क्या रीजन है? देखो, इनकम टैक्स आपका प्रॉफिट के बाद लगता है। अगर आप यहाँ पर इनकम टैक्स लगा देते तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर आप 2,55,400 आपके नेट प्रॉफिट में से इनकम टैक्स को माइनस कर देते, जो कि 24,000 था, तो आपका नेट प्रॉफिट आता 2,31,400। फिर आप उसको कैपिटल में प्लस कर देते, तो कितने में? 1,00,000 में प्लस कर देते, और 8,000 की ड्राइंग्स को माइनस कर देते, तो आपका जो बैलेंस है वो सेम आता, 3,20,400। क्योंकि इनकम टैक्स को आप अगर यहाँ माइनस करो या फिर यहाँ माइनस करो, मतलब तो एक ही है ना। तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में यहाँ पर किया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप चाहो तो यहाँ पर भी माइनस कर सकते हो नेट प्रॉफिट से पहले, ठीक। फिर 80,000 का डेटर्स, 61,000 का क्रेडिटर्स। 80,000 का डेटर्स, 61,000 का क्रेडिटर्स। कहाँ गया भाई क्रेडिटर्स? 61,000 का क्रेडिटर्स। 12,000 का पेटेंट, 7,200 का ऑफिस एक्सपेंस। 12,000 का पेटेंट तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ऑफिस एक्सपेंस आएगा आपका यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में। कैश इन हैंड 2,500 एसेट साइड में। 30,000 बैंक ओवरड्राफ्ट का आएगा आपका लाइबिलिटी में, और 60,000 मोटर कार का आएगा एसेट में। आइए देखते हैं। 60,000 मोटर कार यहाँ पर आ गया, कैश इन हैंड यहाँ पर आ गया एसेट साइड में, और लाइबिलिटी साइड में आ गया 30,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। फिर 8,000 का ड्राइंग्स जो कि कैपिटल में से माइनस होगा। ऑडिट फीस 2,700 जो कि आपका प्रॉफिट लॉस में आएगा। ऑडिट फीस 2,700 और एक कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस हो गया 8,000 का, ठीक है। फिर प्लांट 153,900 जाएगा एसेट साइड में, और ये 2,200 जाएगा प्रॉफिट लॉस में। तो ये प्रॉफिट लॉस में 2,200 आ गया, एक्सपेंस है। और प्लांट का 153,900 आ गया एसेट साइड में। 3,200 ट्रेड एक्सपेंस जो है वो आपका यहां पर आ गया। 3,000 का इन्वेस्टमेंट, 30,000 का इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में आ गया। 76,000 का स्टॉक एसेट साइड में आ गया। 4,500 का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका इनकम हो गया। 1,00,000 का कैपिटल आपका ओपनिंग कैपिटल हो गया। 12,000 का सेल्स टैक्स पेड आपका आ गया, नेट प्रॉफिट से माइनस होने वाला है। डिस्काउंट अलाउड 2,700, डिस्काउंट ऑन परचेज। डिस्काउंट ऑन परचेज इनकम है और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है। तो आपके सारे जो है यहाँ पर आ चुके हैं, आप देख सकते हो। जो आपका नेट प्रॉफिट बचा 2,55,400, उसको हम यहाँ से ले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, और फिर इसका टोटल आ जाएगा 3,55। उसमें से 8,000 माइनस करके आ जाएगा 347, फिर उसमें से 24,000 माइनस करके आ जाएगा 3,23,400। तो आपका बैलेंस शीट का टोटल हो गया टैली, ठीक। यहां पर ये चीज हो गई शॉर्ट। अभी एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर बैलेंस शीट का टोटल टैली होने के लिए कोई भी जादू नहीं लगता। बैलेंस शीट का टोटल हमेशा टैली होगा। क्यों पता है? क्योंकि आप जब भी एंट्री मारते हो तो उसके दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। कभी भी आप खाली डेबिट में या खाली क्रेडिट में एंट्री नहीं मारते हो। तो जब भी एंट्री मारते हो तब एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इसके वजह से बैलेंस शीट का दोनों साइड हमेशा टैली रहता है, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर हम अगले इलस्ट्रेशन में, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 9। आइए देखते हैं। अच्छा, हाँ, बैलेंस शीट बना ली है हमने उसकी। अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आएंगे हम, जहां पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2017। अभी देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि क्लोजिंग स्टॉक अगर फुट नोट में है तो दो जगह पे आएगा। ये देखिए, फुट नोट में दिया है भाई साहब, फुट नोट में दिया है, फुट नोट में दिया है तो दो जगह आएगा, फुट नोट में दिया है तो दो जगह आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इजी हो गया अब आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आइए, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कहां पर आएगा? ट्रेडिंग में, ये डाल दिया ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक। परचेज कहां पर आएगा? ट्रेडिंग में, ये डाल दिया परचेज। सेल्स ट्रेडिंग में, ये डाल दिया सेल्स। रिटर्न डेबिट और रिटर्न क्रेडिट,
यहाँ पर आपको हो सकता है बहुत बड़ा कंफ्यूजन। तो आपको ऐसा सोचना है कि परचेज क्या होता है, डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट, 2400, 2400। ठीक है, फिर आपको सोचना है सेल्स क्या होता है, क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट, तो ये सेल्स रिटर्न। ठीक, ऐसे सोचना है आपको। फिर आते हैं फैक्ट्री रेंट 18,000, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। 18,000, दोनों का टोटल आ गया 80, ये दोनों का आ गया 252। कस्टम ड्यूटी 11,500, 6,000 और 36,600, ये तीनों ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। 11,500, 6,000 और 36,600, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट डेबिट यानी कि डिस्काउंट हमने दूसरों को डिस्काउंट दिया है 7,500, तो ये 7,500 जो है ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आइए देखते हैं, ये देखिए। ठीक है, 1200 का कमीशन क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में कमीशन 1200। 5,850 बैड डेब्ट, डेबिट साइड में जाएगा 5,850। बैड डेब्ट रिकवर हमारे लिए इनकम हो गया। बैड डेब्ट रिकवर यानी कि जो भी हमारा पैसा डूब गया था उसमें से कुछ पैसा हमको मिल गया, 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए आ जाएगा क्रेडिट साइड में। अप्रेंटाइसशिप प्रीमियम 4,800, ये तो आपको पता ही है कि अप्रेंटाइसशिप प्रीमियम कहाँ पे जाता है। कहाँ गया भाई, ये रहा 4,800। ये अप्रेंटाइसशिप प्रीमियम हमारे लिए इनकम है, तो ये इनकम साइड इसलिए क्रेडिट में आ गया। ठीक है, प्रोडक्शन एक्सपेंस 2,600, प्रोडक्शन एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया 2,600। 5,000 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस 5,000। 8,700 कैरियज है तो सीधा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कैपिटल में 2,50,000 आएगा, कैपिटल में 2,50,000 लिख देते हैं भाई। ड्राइंग्स माइनस करना है 48,000, ड्राइंग्स माइनस कर दिया 48,000। सन्डी डेटर 57,000, यहाँ पर डाल दिया 57,000 एसेट में। आप चाहे तो तीनों का कॉलम एक साथ बना के उसके बाद पोस्टिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्रेडिटर्स आ गया 12,000, तो क्रेडिटर्स आपके आ गए 12,000। 4,200 का डेप्रेशन आ गया, प्रॉफिट लॉस में जाएगा भाई साहब, आ गया। चैरिटी 500, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस दोनों हमारे लिए एसेट है, तो कैश बैलेंस एसेट में आ गया। बैंक चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये 180 और 3,600 आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 4,200 का 42,000 का प्लांट, 1,50,000 का लीज होल्ड बिल्डिंग, तो ये दोनों आ गया हमारे लिए एसेट। ठीक, फिर सेल टैक्स कलेक्टेड 2,000। सेल टैक्स कहाँ गया भाई साहब, अरे कहाँ गया भाई, सेल टैक्स कलेक्टेड 2,000 कहाँ गया, सेल टैक्स डाले ही नहीं है इसमें। ये रहा, सेल टैक्स कलेक्टेड 2,000 लायबिलिटी है। देखो दोस्तों, सेल टैक्स हमने कलेक्ट कर लिया तो पैसा तो हमारे पास पड़ा हुआ है ना, लेकिन वो पैसा क्या हमारा है, नहीं है। वो पैसा किसका है, गवर्नमेंट का है, तो हमें ये सेल टैक्स को गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा। तो आज के डेट में ये हमारे लिए लायबिलिटी हो गया, तो ये आ गया आपका लायबिलिटी साइड में सेल्स टैक्स कलेक्टेड। गुडविल एसेट, पेटेंट एसेट, ट्रेडमार्क एसेट, 20, 10 और 5, 3 एसेट आ गई। 20, 10 और 5। 42,000 का प्लांट भी हो चुका है पहले, है ना। 25,000 का लोन, 3,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन, 3,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है हमारे लिए। तो अभी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो आखिरी में दिया है फुट नोट में, ये 2 जगह आएगा, 2 जगह। पहला आ गया यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट में भी कहाँ गया भाई, क्लोजिंग स्टॉक 25,400। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो।
कि जो भी फुट नोट में रहता है उसका दो जगह इफेक्ट आता है, जो भी फुट नोट में रहता है उसका दो जगह इफेक्ट आता है, जो नॉर्मल अकाउंट में रहता है उसका एक ही जगह इफेक्ट आता है। तो अब आप अगर इसको बैलेंस करोगे ट्रेडिंग अकाउंट को, तो ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा 98,690, फिर 98,690 को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, फिर आपका नेट प्रॉफिट बचेगा 76,680, जिसको आप कैपिटल अकाउंट में प्लस कर दोगे। फिर आपका टोटल आएगा 320, 48,000 माइनस करने के बाद 278। तो आपका दोनों साइड का टोटल हो गया टैली। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। इसके बाद अब बात करेंगे ओपनिंग एंट्री कैसे होती है। जब भी हम ओपनिंग एंट्री मारते हैं, देखो क्लोजिंग एंट्री में उल्टी एंट्री मारते हैं, यानी कि एसेट को करते हैं क्रेडिट और लायबिलिटी को करते हैं डेबिट, लेकिन ओपनिंग एंट्री में सीधी सीधी एंट्री मारते हैं। जो भी एसेट रहता है वो पूरा हो जाता है डेबिट, जो भी लायबिलिटी हो जाता है वो पूरा हो जाता है क्रेडिट। सिंपल। ओपनिंग एंट्री में एसेट को डेबिट मानना है, लायबिलिटी को क्रेडिट मानना है, कहानी खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके सारे इलस्ट्रेशन खत्म हो गए, और साथ ही साथ हमने ये सीख लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाना है। तो अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और आगे देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।